हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूं, जो मेरा टॉपिक है लुसेंट बुक सारांश, यानी लुसेंट बुक का सारांश। जो है लुसेंट बुक में वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं, जो होने वाले एग्ज़ामों में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी पोस्ट के लिए क्यों ना हो, उसमें जो है लुसेंट का एक अहम रोल होता है। जैसे हम लोग बचपन में अपने बेसिक को मजबूत करने के लिए गुड इंग्लिश और हिंदी के लिए मनोहर बाल पोथी पढ़ते हैं, उसी तरह हम जब जनरल कंपटीशन की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उसमें हमारा जो है बेसिक हमारा गुड इंग्लिश की तरह और मनोहर बाल पोथी की तरह लुसेंट बुक होता है, जो हमारे बेसिक को मजबूत करने के लिए, खास करके जीके जीएस की दुनिया में, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की दुनिया में, उसमें जो है उसका बेसिक समझने के लिए, बेसिक को मजबूत करने के लिए बहुत ही तगड़ा, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है लुसेंट को पढ़ना, 1 से 2 बार पढ़ना और उसका जो है 1 से 2 बार रिवीजन करना। जब आपका लुसेंट जो है मजबूत होगा तभी आप कोई भी एग्ज़ाम में जो है बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जैसे सभी एग्ज़ामों में इससे जो है प्रश्न 12 से 15 या 20 से 25 और अधिकतम 30 से 40 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बहुत से एग्ज़ाम तो ऐसे हैं कि उसमें 30 से 40 प्रश्न भी केवल और केवल लुसेंट से पूछ लिए जाते हैं, जो केवल लुसेंट पढ़ने से वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से मतलब जैसे विभिन्न एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, सभी में वैकेंसी आए हुए हैं, सभी का नोटिफिकेशन दे दिया है। और जैसे होने वाले रेलवे का एग्ज़ाम एलवी है, और बहुत से एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इन सब वगैरह में भी लुसेंट का अहम रोल होता है। और अगर जो हम बारीकी से लुसेंट का 1-2 बार पढ़ के इसका रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत ही हमारे एग्ज़ाम में कारगर सिद्ध होता है। तो उसी का हम लुसेंट का ही हम एक छोटा सा रूप, जो हमारे एग्ज़ामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसी टॉपिक को लेकर हम आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किए हैं। और आप लोग इसको देखिए और पढ़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए और अपने दोस्तों एवं भाइयों को भी बताइए कि इसको जो है, इस बुक को जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अति आवश्यक है। इसके बिना जो है जनरल कंपटीशन की दुनिया में जो है एक अनजान सा मुसाफिर के जैसा लगेगा, इसलिए इसमें जाने के बाद सब कुछ अपना जाना पहचाना लगेगा। तो इसलिए जो है लुसेंट को एक बार पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं लुसेंट का हमने जो है सबसे पहला टॉपिक जो लिया है, जो अक्सर जब हम इसको पढ़ते हैं तो कुछ देर के लिए याद रहता है और उसके बाद फिर दिमाग से स्किप कर जाता है, भूल जाते हैं। तो वैसे ही टॉपिक को लिए हैं जो याद करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं, तो उसको हम जो है याद करते हैं, वीडियो के माध्यम से याद करेंगे और 1-2 बार देखने के बाद हमारा दिमाग में छप जाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन को, प्रश्नों को फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 3 से 4 युद्ध हुआ था और लगभग 4 युद्ध हुआ था, और वो जो है मराठा, हैदराबाद के निज़ाम एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना जो है तीनों मिलकर जो है मैसूर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तीनों मिलकर जो है मैसूर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के क्रम में जो महत्वपूर्ण संधियाँ हुआ है, संधियाँ भी जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर के युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुआ था और कब हुआ था। इस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए हम शुरू से देखना शुरू करते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक में है, देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो
1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। इस समय का गवर्नर जनरल जो है ज्ञात नहीं है, यानी इस समय जो है शायद कोई गवर्नर जनरल नहीं था। उसके बाद फिर 2 में देखिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784, जो लगभग 5 वर्षों तक चला था। और इस समय जो है गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। सबसे प्रथम गवर्नर जनरल भी हैं वारेन हेस्टिंग्स। उसके बाद तीसरा देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792, यानी 3 वर्षों तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पर एक ट्रिक भी बन गया, लॉजिक भी बन गया कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 3 वर्षों तक चला था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 3 वर्षों तक चला था, तो 1790 से 1792 ईस्वी तक। तो उस समय का जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है नागरिक सेवा का जनक भी माने जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो है 1799 ईस्वी में हुआ था और इस समय के गवर्नर जनरल जो थे उसमें लॉर्ड वेलेस्ली थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था और समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इसी समय जो है शेरशाह सूरी की हत्या कर दी गई थी 1799 ईस्वी में। शेरशाह सूरी की हत्या कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। उसके बाद एक नोट पॉइंट देखिए इस युद्ध के संबंध में। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। तो इसमें जो है 3 गुट के सेना थे, एक मराठा के सैनिक थे और एक हैदराबाद के निजाम थे और फिर तीसरा जो है अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना थी जो केवल और केवल एक रियासत के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। मैसूर के खिलाफ तीनों मिलकर जो है लड़ रहा था और मैसूर पर जो है अपना शासन आधिपत्य जमाने के लिए उस पर जो है आक्रमण किया था। तो उसके बाद देखिए इस युद्ध के क्रम में जो महत्वपूर्ण संधियां हुआ है, अब उसके बारे में हम जानेंगे और याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है मद्रास की संधि हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है मद्रास की संधि हुआ था जो 1769 ईस्वी में हुआ था। मद्रास की संधि जो हुआ था 1769 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है मंगलौर की संधि हुआ था और यह 1784 ईस्वी में हुआ था। मंगलौर की संधि कब हुआ था? 1784 ईस्वी में, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था जो 1792 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम इस युद्ध के क्रम में होने वाले महत्वपूर्ण संधियों के बारे में जाने। अब जो है यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ों के जो है भारत में आने के पहले, अंग्रेज़ तो भारत में 1600 ईस्वी में ही आ गए थे, लेकिन उस समय जब अंग्रेज़ों का शासन भारत पर नहीं था, उस अंग्रेज़ों के शासन के पहले भारत पर जो है भारत के जो है बंगाल प्रदेश था, वहाँ है तो मुझे भारत पर जो है खास करके बंगाल रियासत के बंगाल पर जो है बंगाल के नवाबों का शासन था। तो बंगाल
के प्रमुख नवाब कौन कौन हुए, कौन कौन जो है कितना वर्षों तक शासन किया, अब उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां थे जो 1713 से 1727 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे, यानी लगभग 15 साल तक जो है मुर्शीद कुली खां बंगाल के नवाब रहे। उसके बाद देखिए दूसरा जो है शुजाउद्दीन बना, बंगाल का नवाब दूसरा शुजाउद्दीन बना, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा, यानी कुल मिलाकर ये जो है 13 साल तक रहे। उसके बाद अगला जो है सरफराज खां बना, तीसरा जो है बंगाल के नवाब सरफराज खां बने, जो 1739 से 1740 ईस्वी तक रहे। मात्र ये जो है 2 साल तक रहे, यानी सबसे कम जो है सरफराज खां ही तीसरा बंगाल के नवाब थे, जो सबसे कम जो है बंगाल के नवाब के रूप में शासन कर पाया। उसके बाद चौथा बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां थे। चौथा बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां था, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा, यानी ये टोटल कुल 17 सालों तक रहा बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां। उसके बाद अगला देखिए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है 1756 से 1757 ईस्वी तक जो है बंगाल के नवाब रहा। उसके बाद 1757 ईस्वी में जो है इससे युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज़ों के बीच, जो एक पलासी के लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसमें जो है सिराजुद्दौला का हार हुआ और अंग्रेज़ों का जीत हुआ। तो इस तरह से जो है अंग्रेज़ का राज्य वहाँ पर स्थापित हो गया, अंग्रेज़ का जो है आधिपत्य वहाँ पर जमा लिया गया। उसके बाद अगला बंगाल के नवाब फिर भी अंग्रेज़ वहाँ पर शासन नहीं किए, वो जो है कूटनीति से चलते थे। तो वहाँ पर जो है वहीं का था एक मीर जाफ़र। मीर जाफ़र को ही बंगाल का नवाब अगला नवाब बना दिया। वो जो मीर जाफ़र बंगाल के अगला नवाब बने, वो जो है अंग्रेज़ों के इशारे पर ही काम करता था। अंग्रेज़ जिस तरह से बोलता था उसी तरह से जो है मीर जाफ़र करता था और उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही चलता था। तो मीर जाफ़र जो है 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहा, यानी टोटल 4 वर्षों तक। उसके बाद देखिए 7वां बंगाल के नवाब, 7वां बंगाल का नवाब मीर कासिम बना। 7वां बंगाल के नवाब मीर कासिम बना। तो मीर कासिम का जो है कार्यकाल 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा, यानी टोटल 4 वर्षों तक शासन रहा मीर कासिम का। मीर कासिम का टोटल 4 वर्षों तक शासन रहा। उसके बाद अगला देखिए मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो है 8वां बंगाल के नवाब बने। तो मीर जाफ़र का शासन यहाँ पर देखिए पहला बार जो है 6ठा में बंगाल के नवाब मीर जाफ़र बने थे, फिर 8वां बार में फिर से बंगाल के नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया, जो फिर अब की बार 1763 से 1765 ईस्वी तक, यानी लगभग 3 वर्षों तक बंगाल के नवाब के रूप में बने रहे मीर जाफ़र। यानी इस तरह से 3 वर्ष इधर और फिर 4 वर्ष उधर, यानी 4-3 7 वर्षों तक मीर जाफ़र जो है बंगाल के नवाब के पद पर रहे। उसके बाद 9वां देखिए निज़ामुद्दौला जो है 9वां बंगाल का नवाब बना, जो 1765 से 1766 ईस्वी तक रहा, यानी 2 वर्षों तक जो है बंगाल के नवाब के रूप में शासन किया। उसके बाद 10वां बंगाल के नवाब सैफुद्दौला बना। सैफुद्दौला जो है 1766 से 1770 ईस्वी तक रहा। तो ये कुल जो है 5 वर्षों तक शासन किया बंगाल के नवाब के रूप में। उसके बाद अगला देखिए 11 में बंगाल के नवाब मुबारक-उद-दौला को बनाया गया, जो 1770 से 1775 ईस्वी तक रहा, यानी टोटल जो है ये 6 वर्षों तक शासन किया, 1770 से 1775 ईस्वी तक। इस तरह से जो है बंगाल के प्रमुख 11 नवाब जो है बनाए गए थे, 11 नवाब बने
और उन्होंने अपना बंगाल पर जो है एक नवाब के रूप में जो है शासन चलाया। उसके बाद देखिए जब अंग्रेज़ों ने अपना पूर्ण रूप से भारत के रियासतों एवं प्रदेशों पर आधिपत्य जमा लिया तो वो जो है फिर अपना तरीक़ा से जो है सभी जगह अपना नियम कानून बनाया, फिर अपने तरीके से जो है शासन करने लगा। इस तरह से सभी फिर जो है नवाबों को हटा दिया और बहुत से मुग़ल शासक से भी लड़ाई किया और धीरे धीरे पूर्ण रूप से जो है अपना अधिकार जमा लिया भारत पर। उसके बाद देखिए पूरे भारतवर्ष पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद देखिए भारत में प्रमुख कंपनियों के स्थापना वर्ष, तो इससे भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि कौन सा कंपनी जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया भारत में। तो चलिए आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे भारत में, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1498 ईस्वी में हुआ था। सबसे प्रथम पुर्तगाली आए थे भारत में जिसका नाम था वास्को डी गामा। समुद्री रास्ते से आए थे और कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे और वहाँ जो है वहाँ के राजा जमोरिन से मिले थे और वहाँ पर जो है धीरे धीरे वह पुर्तगाली जो है व्यापार करना शुरू किया और जो है धीरे धीरे अपना एक जो है दफ्तर बनवा लिया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद देखिए दूसरा अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था, जो सबसे पहला कोठी भारत में सूरत में खोला गया था, गुजरात के सूरत में खोला गया था। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा जो है डच लोग आए। डच लोग ने भी अपना धीरे धीरे व्यापार फैलाया, तो उसने भी अपना पहला कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले 1602 ईस्वी में खोला गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहला अपना कंपनी कोठी 1602 ईस्वी में खोला। उसके बाद डेनिश आए। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1616 ईस्वी में हुआ। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1616 ईस्वी में हुआ। उसके बाद चौथा जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फ्रांसीसी लोग आए तो उसने भी अपना व्यापार फैलाया और एक कंपनी खोला, यानी एक अपना दफ्तर खोला। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में। उसके बाद स्वीडिश आए, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1731 ईस्वी में, यानी सबसे अंतिम में जो है स्वीडिश लोग आए, जो सबसे अंतिम में अपना जो है दफ्तर खोला, ऑफिस खोला। जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सबसे अंतिम में 1731 ईस्वी में किया गया। तो इस तरह से जो है भारत में प्रमुख व्यापार कंपनियों ने बारी बारी से अपना जो है दफ्तर खोला, जो धीरे धीरे अपना जो है भारत में व्यापार फैलाया और बहुत से रुपये पैसे और वस्तुओं को ले जाकर यहाँ से बेचा और लाभ कमाया और भारत को धीरे धीरे गरीब बनाते गया और अपने देश को धीरे धीरे सुखी संपन्न करते गया। इसीलिए पहले जो है भारत को जो है सोने की चिड़िया बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर सारे यहाँ पर जो है उद्योग धंधे तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जो है कृषि के रूप से, मतलब वस्तुओं के रूप से और सोने चांदी के रूप से भी हर एक क्षेत्र से जो है सुखी संपन्न भारत था। वह जो है धीरे धीरे विदेशियों आए और यहाँ से व्यापार करके और कुछ जो है ज़बरदस्ती लूट खसोट करके भी यहाँ से जो है बहुत से रुपये पैसे धन और वस्तुओं को जो है लूट कर ले गया और यहाँ जो है धीरे धीरे भारत को जो है अंदर से खोखला करते गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो है सब मिलाकर कुल 5 कंपनियों ने यहाँ पर अपना दफ्तर खोला था, ऑफिस खोला था। तो एक बार देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी। तो इस तरह से लुसेंट का आज हमने ये सारांश देखा। तो ये जो है लुसेंट बुक सारांश का पहला वीडियो था। इसी तरह हम
अगले भी टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसके जिससे सवाल बनते हैं, इसी तरह हम पूरा लूसेंट बुक को कवर करने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को एक संपूर्ण जो है लूसेंट बुक का रिवीजन एक सारांश के रूप में मिले और आप बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन कर पाएँ और आपको बहुत अधिक से अधिक लाभ हो, फ़ायदा हो और आपका एग्ज़ाम में जो है खास करके जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए और आप अपने परीक्षाओं में सफल हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ें, विद्यार्थियों को इससे जोड़ें और जिससे इस वीडियो से अधिक विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को लाभ हो। बस इतना ही मेरा कामना है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद।